घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाई हुई टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर बेटे, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो क्या? पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी घमंड तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली। अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा, अब पता चला ना हम छोटे जानवरों की ताकत। अब बोलो, हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों की कांटों से कुछ न देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है। गधे की होशियारी। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा।
सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा। उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है। बाघ के बच्चों का शिकार। एक जंगल में एक बाघ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ही शरारती थे। माँ बाघ हर रोज अपने बच्चों को थोड़ी देर शिकार करना सिखा देती। छोटे छोटे जानवरों का कैसे शिकार किया जाता है करके दिखाती थी। ऐसे पूरे दिन जंगल में घूमकर शाम को अपने गुफा में पहुँच जाते। एक दिन माँ बाघ अपने बच्चों को साथ लेके शिकार के लिए चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद वे सब एक पेड़ के नीचे रहकर दूर के उन पेड़ों को देखते हुए माँ बाघ ने बच्चों से कहा, वो देखो, उन पेड़ों के पीछे से एक हिरन रहती है। वह खाने के लिए बाहर आएगी। उस हिरन को देखते ही तुम में से किसी एक को उस पर कूदकर हमला करना होगा। माँ, मैं जाऊंगा, मैं हमला करूंगा, बोलते हुए उत्साह से छोटी बाघ ने चिल्लाया। अच्छा ठीक है बेटा, तू ही पहले कूद उस पर, माँ बाघ ने कहा। ऐसे वे बहुत देर तक इंतजार करते रहे। इंतजार कर करके कमजोर होने पर उस बाघ की बच्ची ने कहा, वो अभी भी बाहर क्यों नहीं निकल रही है माँ? शिकार करने के लिए सब्र करना पड़ेगा। खाने के लिए कितना भी देर हो, इंतजार तो करना ही होगा। बोलते हुए माँ बाघ ने उत्साह बढ़ाया और कुछ देर बाद हिरन उस घने पेड़ों से बाहर आई। उसे देखते ही दूसरी बाघ की बच्ची उसके लिए भागने लगा, लेकिन हिरन ने बाघ का आना तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ ना लग पाते हुए तेज भागने लगी। ऐसे बाघ उसके पीछे बहुत दूर तक पड़ा, पर हिरन देखते देखते ही बहुत दूर चली गई। आखिर में घने पेड़ों में जाकर गायब हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर मुंह लटका के माँ के पास चला आया। काली हाथ लौटने पर बड़ा बाघ उसकी मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाने लगा। उसके भाई के भी चिढ़ाने पर वह बाघ की बच्ची ने कहा, माँ, शायद मुझे शिकार करना ही नहीं आता। देखो ना, मैं उस छोटी सी हिरन को भी नहीं पकड़ पाया। बोलते हुए उदास होकर रोने लगा। माँ बाघ ने अपने बच्चे को संभालते हुए कहा, कमी तुझ में नहीं है। तू तेरे मजे के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही थी। अब अच्छे से सोचो, तुम्हारे मजे बड़े हैं या उसके प्राण? इसीलिए वह तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती थी। एक बार अगर तेरा पेट भूख से तड़प रहा हो ना, तो तुम ऐसे कितने भी हिरनों का शिकार कर सकते हो। माँ के बातों से बच्चों ने सच जान लिया। फिर शाम ढलने पर वे सब अपने गुफा के लिए निकल पड़े। सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना, तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया। तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया। स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है, ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए।
लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया। मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुंच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाएंगे। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने 2 बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है।